नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस वक्त झांसी में और मौका है बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव का, जिसमें यहाँ आने का मौका मिला। और ये आयोजन हो रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी, बहुत ही खूबसूरत कैंपस। और मेरे साथी हैं आज तक के एंकर सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र भाई, और धन्यवाद इसलिए भी कि आप लेकर आ गए भाई। चलिए। अगर आप नहीं लाते तो ये बेहद शानदार जी, बुंदेलखंड वाकई साहित्य शानदार। महोत्सव, हाँ, और यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। विश्वविद्यालय, तो आपको धन्यवाद। चलिए, तो खास मौका और भी है क्योंकि इस वक्त हम हैं विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में, मीडिया डिपार्टमेंट में है। जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में यहाँ पर, और एक मौका मिला है उनके साथ में गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का, सोचने वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जानने का। तो एक सिलसिला शुरू करते हैं। वो नहीं, और कोई पता ये भी चला धीरेन्द्र भाई कि इस पूरे महोत्सव में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर किसी ने हिस्सा लिया तो वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। ने यस, लिया। बिल्कुल। सही है, हाँ या नहीं? तो साहित्य के क्षेत्र को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कौन कर सकता है? जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कर सकता हाँ, नहीं, कर तो सकता है, करना तो चाहिए, लेकिन होता आमतौर पर ये है कि आजकल हम लोगों का, पत्रकारों का, आपका और हमारा काम, और ये आप लोग जो सब एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं झांसी के। आपको माइक दीजिए ज़रा। सर, आप बताइए प्लीज़, हमें झांसी के बारे में कुछ बताइए। क्यों धीरेन्द्र बिल्कुल भाई, बिल्कुल ना? बिल्कुल। पहले झांसी के बारे में बताइए, और ये बुंदेलखंड साहित्य सही महोत्सव जी, के बहुत बारे बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, ये गौरवशाली क्षण है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। और झांसी तो पूरी दुनिया में मशहूर है रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। स्वतंत्रता के आंदोलन की पहली चिंगारी यहीं से उठी थी। उसके अलावा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद यहीं के हैं। में। वाह वाह। वाह। साहित्य में साहित्य त्रयी के रूप में यहाँ मशहूर थे। खड़ी बोली हिंदी, जिसको आज हम बोल रहे हैं, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, आप भी बोलते हैं टीवी पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वो यहीं झांसी के रेल मेल सेवा में काम करते थे, और यहीं पर उन्होंने साहित्य की रचना की। और हिंदी की खड़ी बोली का विकास का जो काम था, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाम पे पूरा हिंदी का एक युग समर्पित है, द्विवेदी युग। बिल्कुल। और द्विवेदी युग के ही दूसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार थे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके नाम पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक हिंदी संस्थान भी खुला हुआ है। और राष्ट्रकवि वो इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने साकेत जैसी रचना रची, और राष्ट्र का जो आंदोलन था, राष्ट्र की आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरे उपन्यास सम्राट वृंदावन लाल वर्मा जी की भी ये धरती है। कितना खूबसूरत। इसके अलावा लोक साहित्य में हाँ, लोक साहित्य वाह, में वाह। ईसुरी फाग के लिए मशहूर है। ईसुरी जी, उनकी भी ये धरती है। केशव हिंदी साहित्य के महान नक्षत्र थे, कवि केशव। वो यहीं बगल में ओरछा है, यहाँ से मुश्किल से 18 किलोमीटर दूर। ऐसी स्थिति है झांसी की कि यह तमाम कलम, कृपाण और साहित्य, वाह। तीनों की ये वीर प्रसूता रही है। तीनों के वीर वाह, इस वाह, वाह, वाह। धरती खूब में लड़ी जन्मे। मर्दानी, वो तो हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान हाँ, जी सुभद्रा के। चौहान वाह, जी, वाह। वो बगल यही औरैया इटावा जिले की रहने वाली थी वो। तो उन्होंने रचा। तो इसलिए इसको आज भी पूरी दुनिया में कलम, कृपाण और साहित्य तीनों के लिए ख्याति है झांसी की, पूरी दुनिया में। और आप पधारे हैं। आप समाचार जगत में कई वर्षों से लगातार अपनी छवि ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और आपसे तमाम हमारे विद्यार्थी समाचार जगत में जाने की प्रेरणा पाते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों का कुछ उत्साहवर्धन करें, और राष्ट्र की मुख्य धारा में और राष्ट्रीय पत्रकारिता की राष्ट्रीय धारा में विद्यार्थी कैसे जा सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, यह मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर वर्णन, सुंदर, रोंगटे खड़े कर देने वाले किरदारों का जिक्र, का उल्लेख जिक्र आते ही जो जी, है एकदम से गौरवशाली का। और ये बच्चे जो हैं सर, वो आप जैसे विद्वान पत्रकार, आप जैसे गुणी, आप जैसे ज्ञानी, जी। और ज्ञान का भंडार रखने वाले पत्रकार आपके सब इन बच्चों के साथ हैं, तो इनका भविष्य उज्जवल होना धीरेन्द्र भाई हमें लगता है बिल्कुल उज्जवल है। और आप हमारे भी वरिष्ठ हैं और हम दोनों के भी वरिष्ठ हैं, और हमें आपने जो वर्णन आज
इस धरती का दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो बिना देरी किए हम अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी छात्रों की जी। तरफ, हमारी युवा शक्ति, अगली पीढ़ी जर्नलिज्म की क्या सोचती है, क्या उसकी मंशाएं हैं, क्या दुविधाएं हैं, तो वो सारा यदि कोई छात्र सवाल करना चाहता हो, किसी के मन में कोई बात हो, तो अपना इंट्रोडक्शन दे, थोड़ा सा परिचय दे अपना। सर मेरा नाम शिवम गर्ग है, मैंने यहाँ से 2021 में बैचलर्स कंप्लीट की है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग की क्षेत्रीय भाषा बुंदेलखंडी है सर, तो उसमें सर पत्रकारिता का क्या योगदान हो सकता है आगे भविष्य में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, एक पहले था कि हम ऐसी भाषा की तरफ जाएं कि जो कि सार्वभौमिक हो, यानी कि एक भाषा का कंटेंट हो जो सब तक पहुँचे। लेकिन अब जब हम इंटरनेट के दौर में हैं और उसमें वो लैंग्वेज के लेवल पर चीज़ें लोकलाइज हो रही हैं, तो इसमें अब दुविधा नहीं रह गई है कि वो जो लोकल कंटेंट है वो ही लीडर होगा। जो बिल्कुल लास्ट माइल पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे गांव में, चाहे स्मार्टफोन सबके पास में है, तो वो आप उसके हिसाब का आप कंटेंट या जो भी न्यूज़ दे रहे हैं वो नहीं देंगे तो उसके उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। और उसको अवॉइड करना या उसको नज़रअंदाज करना, हम जो है उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमको हर हाल में चाहिए उसका, हमको कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी मंशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। तो वो जो बुंदेलखंडी है, यदि कोई किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़ को लेकर के यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो उसी भाषा में कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक क्षेत्र विशेष में जहाँ पर कि उसकी भाषा जानने वाले लोग हैं, वहाँ उसके लिए, यदि मैं क्रूर बाजार वाली भाषा में कहूँ, तो वो कंज्यूमर मौजूद है वो। और इसको आपकी धीरेन्द्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम यही कहेंगे कि हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में ज़रूर काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा सर आपने कहा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज हम वहाँ बैठकर, दिल्ली में बैठकर भी अपने अपने संस्थानों में हमने, जैसे आपने और हमने मिलकर, हमारे इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ने मिलकर हर राज्य का चैनल बना दिया। अब उस राज्य से भी हम आगे बढ़ गए, हम मुंबई तक पहुंच गए, हम दिल्ली तक पहुंच गए, और उसके अलावा भाषाओं तक पहुंच गए। हमने मराठी में शुरू कर दिया, हमने बांग्ला में शुरू शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। सो ये जो आपने बुंदेलखंडी की बात कही है, ये तो आपके लिए ज़्यादा स्कोप है, आप ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं, आपके पास स्कोप ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा सईद भाई, जैसे आपने कहा ना, जो पहले इनिशिएटिव ले लेगा वो लीडर बन जाएगा, बाकी फिर उसको फॉलो ही करेंगे। तो वो उसमें कभी कोई दुविधा रखिए ही ना कि इस पे कैसे होगा, वो तो शुरू करने की बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ आप ये देखिए कि आप वो काम करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, वो मत कीजिए। अब ये जो क्षेत्रीय स्तर पर, उससे ज़्यादा सर अब तो ज़िले पर आ गया। बिल्कुल। अब आपके ज़िले स्तर की जो खबरें हैं वो ज़्यादा प्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ इस ज़िले में आप बैठे हुए हैं, इस ज़िले के बाहर कुछ भी होता है उसमें उतना ज़्यादा आपकी रुचि और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा जितना इतना ज़्यादा होगा। अगर आपको अपने शहर की बातें पता चल जाए, अगर आपको अपने मोहल्ले की कोई खबर मिल जाए, हमारी पहली चिंता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसी की रहती है, और वो हमारी ही भाषा में हमको पता चल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। थैंक यू, बहुत खूबसूरत सवाल। जी मैं एक सवाल, एक छात्र के नाते बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है। अपना परिचय दीजिए पहले। मैं ऋतिक पटेल हूँ, वर्तमान में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग से एमकॉम फाइनेंस का मैं छात्र। अच्छा, वाह। लेकिन एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते, और आप लोग एक जो मीडिया क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्तित्व हमारे बीच में सर है, तो मैं सर से केवल इतना प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कलाएं तो छात्रों के अंदर तमाम, जैसे पत्रकारिता को लेकर हमारे साथी तमाम जिनके अंदर इच्छाएं हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो बाधा हम लोगों के बीच में आती है, कई छात्रों का रहता है कि वो आज तक के साथ जाके काम करें, न्यूज़ 24 के साथ काम करें, या बड़ी जो प्रसिद्ध चैनल हैं उनके साथ काम करें, लेकिन इन चैनलों तक पहुंचने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जबकि जो छात्र बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, बड़ी संस्थाओं में पढ़ते हैं, उनको ये मौका बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जबकि हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ ये हम लोग को मौका देखने को भी नहीं मिलता है कि हम लोग के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिससे हम लोग आज तक से जुड़ सकें, उनके साथ काम कर सकें और अपनी प्रतिभा को हम लोग दिखा सकें। जवाब दीजिए। यहाँ फिर से हम वही बात कहेंगे,
ये आप कह सकते हैं। हम पूरी तरह से आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें सच्चाई है। आप यहाँ बैठे हैं, दूर दराज बैठे हुए हैं, और वो बड़े बड़े संस्थान जो दिल्ली नोएडा में से ऑपरेट करते हैं, जहाँ से चलाए जाते हैं, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, या इन संस्थानों के आज हर बड़े संस्थान का अपना एक शैक्षणिक संस्थान, तो वहाँ के बच्चों को प्राथमिकता ज़रूर मिलती है, अवश्य मिलती है। जैसे बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहाँ अगर कुछ रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं, तो उसका सबसे पहले आपको उसका मौका मिलेगा, उसी तरह उनको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर हमने आपसे दिया था कि वही हम क्षेत्रीय खबरों की तरफ, हम उससे भी निचले स्तर की खबरों की तरफ, हम गांव देहात की खबरों की तरफ, हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इलाके में एक बहुत ही छोटे छोटे इलाकों की खबरों पर अब फोकस कर रहे हैं टीवी में। जैसे अखबार में आप क्या करते हैं? बिल्कुल। अब अखबार में आपका अलग शहर का पेज होता था, अलग उसमें और ज़िलों के पेज हो जाते थे, या उस शहर के पेज में विभिन्न ज़िलों के, या उस ज़िलों में विभिन्न शहरों की खबरें, कस्बों की खबरें, गाँव की खबरें आनी शुरू हो जाती थी। तो आपकी चिंता ठीक है, लेकिन चिंता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आज दिल्ली में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो धीरेन्द्र राय जी हों, चाहे हम हों, या जिन लोगों को आप देखते हैं, या सर जो नहीं दिखाई देते हैं, पर्दे के पीछे के लोग हैं, क्या आपको पता है वो कहाँ से आए हैं? उनमें ज़्यादातर बिल्कुल आप जैसे छोटे शहर से आए हुए हैं, उनमें ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों, गाँव, कस्बों के बच्चे आकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बस ये सईद भाई की, बस मैं यही आखिरी बात को पकड़ूंगा। हम सब बहुत छोटी छोटी जगह से आए, और देखिए अब वो समय चला गया है। जो आपके मन में मंशा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से गलत होगी, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति को हायर करती है तो उसका उद्देश्य टैलेंट को हायर करना होता है। तो वो टैलेंट कभी भी ये नहीं होता है कि दिल्ली में होगा तो ही टैलेंटेड होगा। वो यदि आपके अंदर स्पार्क है, वो आपको आपके घर से लेके आएंगे। तो अब तो वो पहले समय था कि आदमी हाथ से एप्लीकेशन लिखता था, बायोडाटा लिखता था, फिर किसी ने देखा नहीं देखा। यदि अब आपका झांसी में बैठ करके कोई यूट्यूब चैनल है और वो 50,000 सब्सक्राइबर कलेक्ट कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर तो वैसे ही बौखलाहट के रहे, हमारे इसमें तो नहीं आ रहा इतना एंगेजमेंट, ये लड़का क्या कर रहा है। और आपको बता दें, देखिए आज ही है, हम लोग भोजन कर रहे थे, वहाँ एक बच्चा आया, किसी शिक्षक ने मिलवाया धीरेन्द्र जी थे, धीरेन्द्र जी ने कहा कि हम इसे ले जाएंगे, आ जाओ दिल्ली आ जाओ। हाँ, तो ये इसी तरह से होता ही। वो छात्र सर मैं ही था। अच्छा, आप ही थे? ओह, तो सवाल आपका मतलब एक औपचारिक ही है, फिर मैं उसको इस रूप में ले रहा हूँ। चलिए, और कोई दूसरा छात्र कोई? सर मेरा नाम अंकित पचौरी और बीए मास कम्युनिकेशन 3rd ईयर का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल है बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल, जैसे कि बुंदेलखंड को उभरता हुआ एक मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये नया हो रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही प्रोग्राम बुंदेलखंड की एक अपनी इतिहास में मतलब नाम दर्ज करें, ऐसे ही काफ़ी प्रोग्राम हो, इसके लिए मैं कुछ पूछना चाहता था। बिल्कुल होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लोग भी हैरान थे आकर देख के सर, जब हम दोनों यहाँ पर पहुँचे तो हम हैरान रह गए कि इतना बड़ा आयोजन किया, 150 के लगभग लोगों को आपने बुला लिया, अलग अलग इतने सारे स्टेजेस बना दिए, ऑडिटोरियम्स में कार्यक्रम हो रहे हैं, कई सारे सभागारों में वहाँ पर ये साहित्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं, बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ ये गतिविधियाँ चल रही हैं, तो क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। सर ने 3 बातों का उल्लेख किया था अपने वक्तव्य में, तो उसमें एक तो आप कर ही रहे हैं, आपका विश्वविद्यालय कर रहा है, यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के साथी लोग कर रहे हैं, और ये दूसरा बिल्कुल दूसरा है, और देश भर से सहभागिता हो रही है इसमें। और जो लोग आ रहे हैं, गेस्ट लिस्ट देखिए आप, वो विद्वजन आ रहे हैं, जिन्हें देखना, जिन्हें सुनना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। बल्कि आप तो इस पर अब विचार करिए कि जब एक बड़ा ब्रांड बनाना होता है तो उसके आसपास कई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है, तो इस साहित्य से जोड़ करके और हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई हास्य व्यंग से जोड़ करके कुछ अलग से कुछ करा सकते हैं, कोई अलग आयोजन ऐसे? तो जब कई सारी चीज़ें ऐसी कलेक्टिवली मिलेंगी तो एक साहित्य महोत्सव का जो ब्रांड है वो इतना बड़ा बन जाएगा कि लोग वे इंतज़ार करेंगे कि अरे कब होने वाला है, अपने कैलेंडर में मार्क करके। बिल्कुल, ये बहुत, और ये आप मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इस बेहद शानदार स्टूडियो में आप लोगों ने हमें बुलाया और यहाँ बैठने का अवसर दिया। हम
इस योग्य नहीं है कि यहाँ बैठे भाई। आप लोग आप शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके लिए जी मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, खासकर न्यूज़ रूम में, तो आप कुछ हमारे युवाओं को कुछ टिप्स दें कि जिससे ये अपने आप को निखार सकें। सर सिर्फ एक छोटी सी सलाह है बच्चों को। ये आज हमसे आपसे ज़्यादा ये बुद्धिमान हैं, ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, ज़्यादा एनर्जी इनमें है, ज़्यादा पढ़े लिखे आप लोग हमसे हैं। हम लोगों ने तो जो करना था कर लिया, लेकिन निरंतरता, हम अपने रास्ते से डिगे ना। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी। तो यदि आपने ठान लिया है धीरेन्द्र भैया, आप भी बताएं प्लीज़ बच्चों को, अगर आपने ठान लिया है तो करते रहिए। हमने क्या, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे 5 साल बाद नौकरी मिली। आज आपको इन्होंने नौकरी का ऑफ़र कर दिया कि हम ले आएंगे, हमें बच्चों की ज़रूरत है, हमारे संस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज इस तरह की निकली। मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हम 5 साल तक सिर्फ फ्रीलांसिंग करते रहे। बिल्कुल, आपने हमसे मैंने किया है। कुछ लिखवा लिया, हाँ है ना, रेडियो पर एक कार्यक्रम करने को मिल गया, किसी अखबार में कुछ लिखने को मिल गया, किसी आप जैसे विश्वविद्यालय में वहाँ जाकर किसी कार्यक्रम को करने का अवसर मिल गया। तो 5 साल तक लगातार सर ये चलता रहा, लेकिन हम करते रहे, विचलित नहीं हुए। पैसे कुछ नहीं मिलते थे। एक समय तो ऐसा था कि सिर्फ 700-800 रुपये मिलते थे, उसमें दिल्ली में रहना भी था, किराया भी देना था, खाना भी था, सब कुछ करना था। लेकिन गरीबी में ही सही, लेकिन रहे। ऐसा नहीं कि घर से माताजी पिताजी नहीं देना चाहते थे या वो समृद्ध नहीं थे, लेकिन बुरा लगता था कि कैसे मांगे, क्योंकि ग्रेजुएट हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई कर लिए, कब तक माँ बाप के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। तो इसलिए आप बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे? मैं बहुत बुनियादी बात करता हूँ उसमें कि देखिए, सबसे जो हम भाषा की सेवा का काम करते हैं, लैंग्वेज, क्योंकि वो ही भाषा जो है कम्युनिकेशन का हिस्सा बनती है, जिससे संवाद स्थापित हो रहा है, चाहे रीडर हो, ऑडियंस हो, जो भी हो। भाषा के ऊपर पकड़ सबसे बुनियादी तत्व है किसी भी फॉर्म के कम्युनिकेशन का। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे हमेशा एक आग्रह रखता हूँ, खूब पढ़ें, अलग अलग तरह का साहित्य पढ़ें, उसमें भाषा में क्या उसकी डेप्थ है जिसकी वजह से वो उत्कृष्ट है, वो समझने की कोशिश करें। कई सारी चीज़ों के हम विषय से कैरिड अवे हो जाते हैं कि हम विषय तक जुड़ के रह जाते हैं, लेकिन उसकी भाषा में ऐसा क्या है जिससे वो विषय उभर के आया है, वो हमको उसमें जाना चाहिए। कई लोगों को देखता हूँ मैं, स्टूडेंट्स आकर के जर्नलिज्म के पढ़ जाते हैं, वो ठीक से मात्रा नहीं लगाते हैं। तो वो जो बुनियादी हिंदी है, इसमें हमको वो सारा चीज़ें ABCD का कहरा जो, उसके लिए माफ़ी नहीं। हाँ, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। और कहीं पर भी कोई, आप कितने भी किसी भी वजह से आप बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, लेकिन किसी भी वंश पर जाकर के यदि वो पकड़ में आ गया कि अरे ये तो ठीक से मात्रा नहीं लगा पाते, तो सारा किया धरा चौपट हो जाता है। तो संवाद के लिए भाषा जरूरी है। भाषा के लिए आप डेप्थ जितना पढ़ेंगे उतना रेफरेंस भी आएगा कई सारी चीज़ों में। जब आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल स्टोरी कवर कर रहे हैं, तो जब तक आपको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो जिसको पता नहीं है कि 1998 में या 97 में सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उसके अंदर रेफरेंस नहीं लाए गए, तो उसकी बात में डेप्थ कैसे आएगी? तो डेप्थ लाने के लिए वही है रेफरेंस के लिए पढ़ाई। तो पढ़ाई जो है खूब पढ़ते, जर्नलिज्म के छात्र को खूब पढ़ना चाहिए, और सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। वो ऐसी चीज जिसके लिए लोग मना करें वो भी पढ़ना चाहिए। ट्रेन में सफर करते हुए पेपर ले लीजिए, पुराना हो तो भी पढ़िए, उसे मार्क करना चाहिए। कहीं गलती मिले तो उसको भी मार्क है कि ये हमको नहीं करना है, उसको भी मार्क करो, ये गलत हुआ, ये हमको नहीं करना। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपका जो अनुभव है उसका अब हमें लाभ मिल रहा है, और अभी अब थोड़ी देर और लाभ उठाएंगे। और आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सर।